Stop. Hello and welcome back, student. Today's topic is the laws of set theory. In the previous class we have done operations on sets and today we are going to discuss the laws of set theory. तो इसमें कुछ laws आ जाते हैं जो operations different operations जब भी हम set theory पे करते हैं वो उसे satisfy करके हम इन laws को use कर सकते हैं A B C sets जो भी होंगे in respect to universal set. Now पहला law जो है वो है commutative law, जिसमें बताया गया है कि A यूनियन B को आप B यूनियन A भी लिख सकते हो. इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस. ये एक यूनियन साइन के साथ बताया गया, दूसरा इंटरसेक्शन साइन के साथ भी बताया गया कि A इंटरसेक्शन B को आप B इंटरसेक्शन A भी लिख सकते हो. एसोसिएटिव लॉ के हिसाब से A यूनियन द होल का यूनियन B यूनियन C के साथ अगर कर रहे हैं, आप इसका यूनियन होल के साथ कर रहे हैं, तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं, आप A यूनियन B को पहले कर लीजिए और फिर इस होल का यूनियन C के साथ करिए. दिट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस. A इंटरसेक्शन with the whole of B intersection C can also be written as A intersection B is whole का intersection with C. So this is associative law. Now distributive law. According to distributive law, A intersection B यूनियन C, आप अंदर देखिए साइन चेंज है. एसोसिएटिव लॉ में दोनों ब्रैकेट के अंदर या ब्रैकेट के बाहर सेम साइन थी, तो डजंट मेक डिफरेंस, आप ब्रैकेट कहीं भी लगा लीजिए. आप जब भी ये लॉस यूज़ करेंगे अपने प्रॉब्लम्स में, अपने कुछ क्वेश्चंस में, तो यू रिमेंबर यू हैव टू यू आर गोइंग टू यूज़ दिस लॉस, बट यू हैव टू स्टेट कि बाय एसोसिएटिव लॉ आई एम डूइंग दिस और या बाय कम्यूटेटिव लॉ आई एम डूइंग दिस. अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करें तो इसमें क्या होता है कि अंदर एक अलग साइन होती है, बाहर एक अलग साइन होती है. जैसे कि पहला फिफ्थ वाला जो है A इंटरसेक्शन द होल ऑफ B यूनियन C. यहाँ पे क्या होता है कि मैं बहुत बार बच्चों को इसे याद रखने के लिए एक मेरी ट्रिक बताती हूँ, जैसे जो एकदम नॉर्मल सी बात है कि आप इसको बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के याद करेंगे तो आपको ये याद नहीं रहे, हो सकता है ना रह पाए. तो आप एक ही चीज़ ध्यान रखिए, जो साइन ब्रैकेट के अंदर है वो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ब्रैकेट के बाहर आ जाती है, और जो साइन ब्रैकेट के बाहर होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ब्रैकेट्स के अंदर चली जाती है. तो इस तरीके से हम कभी भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में गलती नहीं करेंगे. तो A इंटरसेक्शन B यूनियन C ऐसा हो गया कि A इंटरसेक्शन B एक ब्रैकेट बनेगा, यूनियन ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, और दूसरा ब्रैकेट बनेगा A इंटरसेक्शन C. इस तरीके से आप A को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे B और C के बीच में. ये हो गया इंटरसेक्शन और यूनियन के साथ. सेम विथ यूनियन इंटरसेक्शन भी हो सकता है कि A यूनियन B द होल का इंटरसेक्शन A यूनियन C. आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है? आइडेम्पोटेंट लॉ के हिसाब से A यूनियन A यानी किसी भी सेट का यूनियन उसी सेट के साथ होगा तो आंसर A ही मिलने वाला है. सिमिलरली A इंटरसेक्शन A भी आपको A ही मिलेगा, ये कोई नई बात नहीं है. जैसे कि ये देखिए, ये जो है आइडेम्पोटेंट लॉ, इस हिसाब से ये था कि एक ए सेट है, अब इस सेट का यूनियन करो इस सेट के साथ तो यही सेट मिलेगा, कोई नई बात नहीं है. और एक ए सेट है, इसका इंटरसेक्शन करोगे इसी सेट के साथ तो ये कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, ये खुद ही में इंटरसेक्ट करते हैं, इसलिए इसका भी आंसर ए ही आएगा और ए यूनियन ए का भी आंसर ए ही आएगा. ठीक है. नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी लॉ, जो बोलता है कि अगर ए सेट का यूनियन कर देंगे फाई सेट के साथ, फाई एक नल सेट होता है, उसके पास कुछ भी नहीं होता है, तो ए यूनियन नल सेट इज ए. यूनियन में तो ए रहेगा बट ए इंटरसेक्शन नल सेट नल मिलेगा यानी कि फाई मिलेगा. तो इन्हें आइडेंटिटी लॉस कहते हैं. और ए इंटरसेक्शन यूनियन ए मिलेगा, यूनियन यानी सॉरी ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, पूरे के पूरे यूनिवर्सल सेट, और ए सेट को अगर जोड़ दिया जाए तो पूरा की पूरा यूनिवर्सल सेट मिलेगा. और ए का अगर इंटरसेक्शन करेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ तो सिर्फ और सिर्फ ए मिलेगा. लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट यानी ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए मिलेगा. इनवर्स लॉ, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, क्या होगा, यूनियन है तो कॉमन नहीं लेना है, दोनों को लेना है, तो ए भी मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट भी मिलेगा. ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट पूरा की पूरा यूनिवर्सल सेट, इसलिए यहाँ पे यू लिखा है. अच्छा, ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कॉमन क्या होता है, कुछ भी कॉमन नहीं होता, इसलिए इसका आंसर फाई होता है. ठीक है. डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ को याद करने का सिंपल ट्रिक है, मैं यहाँ आपको वो ट्रिक लिख देती हूँ. ये मैं अपने सभी बच्चों को बोलती हूँ कि ये कुछ ट्रिक्स होती हैं, इनको याद रख कर हम लॉज याद रख सकते हैं. कट द लाइन, चेंज द साइन.
ठीक है। अब कट द लाइन एंड चेंज द साइन, अगर आप ये चीज़ ध्यान में रख लेते हो तो आप डी मॉर्गन्स लॉ में गड़बड़ नहीं करोगे। ये है डी मॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, लाइन के 2 टुकड़े कर दीजिए, कर दी, और चेंज द साइन, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या बोल रहा था, कट द लाइन कर दो, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट कर दो, और साइन जो इंटरसेक्शन की है वो यूनियन की कर दो। तो ए यूनियन द होल कॉम्प्लीमेंट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, एंड ए इंटरसेक्शन बी द होल कॉम्प्लीमेंट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ठीक है। डिनोमिनेशन लॉ क्या होता है, डोमिनेशन लॉ, डोमिनेट कर रहा है किसको, देखो ये यूनिवर्सल सेट जो है वो ए सेट को डोमिनेट कर रहा है, फाई सेट ए सेट को डोमिनेट कर रहा है। कैसे, ये देखो, ए यूनियन विथ यूनिवर्सल सेट, मतलब ए को भी रखो और यू को भी रखो, तो ए और यू दोनों यू में ही तो है, इसलिए यू है आंसर। अच्छा, ए का इंटरसेक्शन नल के साथ, ए का इंटरसेक्शन नल के साथ, नल और ए में क्या कॉमन होता है, नल कॉमन होता है, इसलिए दोनों में से नल निकलेगा। नेक्स्ट आ जाता है एब्सॉर्प्शन लॉ। एब्सॉर्प्शन लॉ के हिसाब से ए यूनियन इंटरसेक्शन बी इज ए, एंड ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज ऑल्सो ए। वी, आई एम नॉट टेलिंग यू वाई यहाँ पे इसके बारे में अगर आपको आया तो, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट वी विल बी सॉल्विंग लेटर, तब हमें समझ जाएगा कि एब्सॉर्प्शन लॉ कैसे प्रूव हुआ है। तो कुछ लॉज तो ऑब्वियस है और कुछ को हम वेरीफाई कर सकते हैं वेन डायग्राम्स के थ्रू, और कुछ फॉर्मल प्रूफ्स भी हैं हमारे पास टू प्रूव। तो लेट्स सी इन डिटेल कि क्या होता है, और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन्होंने डुअलिटी का लाया हुआ है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। बेसिकली इन जनरल डुअलिटी होती है कि अगर P ये स्टेटमेंट है जो यहाँ लिखा हुआ है, तो P का डुअल वही होता है कि हर एक साइन उल्टी हो जाती है, मतलब जहाँ जहाँ यूनियन है वहाँ इंटरसेक्शन आ जाता है। डुअल ऑफ एनी स्टेटमेंट इज कि उसके सारे ऑपोजिट हो जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा है कि कंसिडर एक सेट है P फॉर्म्ड बाय द यूनियंस and the intersections of sets which may include the null set and a universal set. With this set in hand, suppose we form another set by replacing each union operation by intersection operation. हर union operation को intersection बना दीजिए और हर intersection operation को union बना दीजिए, तो इससे जो भी कुछ आपको निकलेगा वो उसका डुअल रहेगा, और इसे प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी कहते हैं। और बस ये आपको याद रखना है, अगर आपको किसी का डुअल लिखने बोला तो आपको यूनियन को इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन को यूनियन बनाना है, और ये 2 पॉइंट याद रखिए और ये एग्जाम्पल याद रख लीजिए। अच्छा, अब एग्जाम्पल 1, फॉर एनी 3 सेट्स ए बी सी प्रूव द एसोसिएटिव लॉ। आपको एसोसिएटिव लॉ प्रूव करना है, तो ये कैसे करेंगे हम। एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करने के लिए पहला वाला जो है कि मान लीजिए टेक एनी एक्स सच दैट वो ए यूनियन बी यूनियन सी को बिलोंग करता है। इसका मतलब वो ए को बिलोंग करता है और वो ये बी यूनियन सी को भी बिलोंग करता है। ठीक है, इसका मतलब वो ए को बिलोंग करता है और बी यूनियन सी को भी बिलोंग करता है। डिस्ट्रीब्यूट करके आपने ऐसे लिखा कि एक्स ए में भी है और एक्स डी में भी है। अब बहुत सारे बच्चे सोचने लगे डी कहाँ से आया, डी तो क्वेश्चन में था ही नहीं। रुको, डी ऐसे आया कि उसने बी यूनियन सी को एक नाम दे दिया, हर बार पूरा की पूरा बी यूनियन सी लिखने की जगह वो डी लिख रहा है, और कुछ नई बात यहाँ पे तो है नहीं। ठीक है, तो एक्स ए में भी है और एक्स डी में भी है, जो कि डी की वैल्यू कितनी है, डी इज़ आर बी यूनियन सी। ओके, इसका मतलब एक्स बी में भी है और एक्स सी में भी है। अब एक्स ए में है, एक्स बी में है, एक्स सी में है, तो ये ब्रैकेट वहाँ से हट के यहाँ आ गया। इस हिसाब से एक्स ए और बी में है और सी में है। अब ए और बी को इन्होंने ना ई नाम दिया है। ये सब करने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी ब्रैकेट्स चेंज हो सकते हैं, और ये यूनियन के लिए है, वही चीज़ इंटरसेक्शन के लिए भी लिखी जा सकती है, नॉट अ बिग डील। ठीक है, चलिए अब तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सेकेंड एग्जाम्पल है जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को आपको प्रूव करना है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए एक्स ए को बिलोंग करता है एंड एक्स बी, एंड लिखा है बीच में क्योंकि वो इंटरसेक्शन का साइन है।
ठीक है, तो एक्स ए को बिलोंग करता है और बीच में एंड का एंड लिखा हुआ है और फिर ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, एंड को बांटा है कि ए बी के पास भी जाए और ए जो है वो सी के पास भी जाए, और उस हिसाब से ये स्टेटमेंट रिकंस्ट्रक्ट हुआ है। Therefore, you can say that A intersection the whole B union C will be equal to A intersection B union A intersection C, and the same reverse signs के साथ दोनों proofs दिए गए हैं। अब डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूफ करना है हमें, तो वो हम करेंगे कि A यूनियन B को आप कैसे लिख सकते हो कि इट इज़ सेट A इंटरसेक्शन सेट B। सिम्बॉलिकली यहाँ पे ये दिया हुआ है, सिम्बॉलिकली ये यहाँ पे दिया हुआ है। दिस इज अब सिम्बॉलिकली ऐसा बोला कि एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में भी है, एक्स बी कॉम्प्लीमेंट में भी है, यानी कि एक्स ए में नहीं है और एक्स बी में भी नहीं है। जो ए कॉम्प्लीमेंट में है वो ए में नहीं है, तो इस हिसाब से उसने लिखा कि चलो एक्स ए में नहीं है, एक्स बी में भी नहीं है। इसका मतलब एक्स ए यूनियन बी में नहीं है। अगर ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, तो दोनों के यूनियन में भी नहीं है। इसका मतलब दोनों के यूनियन में नहीं है कि कोई एलिमेंट किसी के यूनियन में नहीं है, इसका मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट में है। इसलिए आप डायरेक्टली बोलोगे कि अगर एक्स ए यूनियन बी में नहीं है तो एक्स उसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है। नेक्स्ट वाला भी ऐसे ही बताया गया है कि एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में है या एक्स बी कॉम्प्लीमेंट में है, इसका मतलब एक्स ए में नहीं है और एक्स बी में भी नहीं है। इसका मतलब एक्स ए इंटरसेक्शन बी में बिल्कुल भी नहीं है। ए में भी नहीं है, बी में नहीं है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो दोनों के इंटरसेक्शन में जब नहीं है यानी दोनों के इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट में होगा। सिमिलरली डी मॉर्गन्स लॉ इज प्रूव्ड। अब each of the two laws follows from the other by virtue of the principle of duality. अब proof for any two sets, three sets A B C कि A इंटरसेक्शन B का यूनियन C के होल कॉम्प्लीमेंट से लिया जाए तो वो ऐसा कुछ आएगा। तो ये आपको अब यहाँ पे लॉज लगा के प्रूफ करना है। दिस आई कीप इट एज होमवर्क, द रेस्ट ऑफ दीज पार्ट्स आर केप्ट एज होमवर्क फॉर यू. Okay, so these are the some examples. Solutions are in front of you, and while solving these solutions, if you find any problem then you can ask me, but these problems are all to be solved by you only. ठीक है, और ये बहुत easy problems है। अगर आप चाहते हैं तो आप इनकी लिस्ट, मतलब जो भी आपके डिफ़िकल्टीज़ है उनकी लिस्ट मुझसे शेयर कीजिएगा, तो मैं इनके सॉल्यूशंस यहाँ ऑनलाइन डिस्कस कर लूँगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।